चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में अर्थ ओवरशूट डे ये कब मनाया गया है? तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 22 अगस्त को। और क्या ये हर साल 22 अगस्त को मनाया जाता है? तो देखिए ऐसा नहीं है। जो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क है इसके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि अर्थ ओवरशूट डे ये कब मनाया जाएगा। अब यहाँ से ये टर्म इंपॉर्टेंट है, अर्थ ओवरशूट डे ये है क्या? तो देखिए जो हमारी पृथ्वी है यानी कि जो अर्थ है, एक साल में जितने संसाधनों का यानी कि जितने भी रिसोर्सेस को एक साल में जनरेट करती है, यदि उससे अधिक का उपयोग मानव ने कर लिया है तो वो कहलाता है उस साल का अर्थ ओवरशूट डे। या आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं, आप लोगों ने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी ना कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मतलब कि जितनी आमदनी नहीं है उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है। सेम उसी तरह से है कि एक साल में अर्थ की जितनी कैपेसिटी है रिसोर्सेस को जनरेट करने की यानी कि संसाधनों को जनरेट करने की, उससे अधिक यदि मानव उसका उपयोग कर लेगा तो वो कहलाएगा उस साल का अर्थ ओवरशूट डे। और ये जल्दी आना अच्छा नहीं होता, इस साल भी अर्थ ओवरशूट डे जल्दी आ गया है। और इसका मनाने का क्या कारण है, यानी कि जो अर्थ ओवरशूट डे है ये क्यों मनाया जाता है? तो देखिए जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं ये जल्दी खत्म ना हो जाएं, इसके लिए लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है कि रिसोर्सेस का लिमिटेड यूज किया जाए ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी कुछ बचा रह जाए। और ये पहली बार मनाया गया था 2006 में। अब हम अगस्त मंथ के इंपॉर्टेंट डेज डिस्कस कर लेते हैं। 13 अगस्त को मनाया गया है वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी कि विश्व अंग दान दिवस। 20 अगस्त को मनाया गया है सद्भावना दिवस, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस। और 21 अगस्त को मनाया गया है पीड़ितों का अंतरराष्ट्रीय दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तुर्की ने किस सागर में प्राकृतिक गैस के अपने सबसे बड़े भंडार की खोज की है? तो ये खोज अभी हाल ही में की गई है काला सागर में यानी कि ब्लैक सी में। तो देखिए जो अभी तुर्की है ये एनर्जी के लिए रशिया और अन्य देशों पर डिपेंड था, तो अब इसकी जो निर्भरता है ये दूसरे देशों में कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि इसने अपने सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज कर ली है। और कहाँ कर ली है? काला सागर में। तो सबसे पहले आप मैप में देख सकते हैं, ये है तुर्की की लोकेशन। तुर्की की कैपिटल क्या है? तो ये है अंकारा और करेंसी है तुर्किश लीरा। अच्छा, यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है रजब तैयब इरदुलान। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ऐसी केवल दो ही कंट्रीज हैं जो कि एशिया महाद्वीप में भी स्थित है और यूरोप महाद्वीप में भी स्थित है। ऐसी दो कंट्रीज केवल हैं, तुर्की और रशिया। तुर्की का जो सबसे बड़ा शहर है इस्तांबुल, इसकी सीमा लगती है एशिया से भी और यूरोप से ही। जो एशिया वाला पार्ट है ये कहलाता है अनातोलिया, यानी कि तुर्की का वो वाला हिस्सा जो एशिया से लगता है ये अनातोलिया कहलाता है। और इसी तुर्की का जो हिस्सा यूरोप से लगता है ये कहलाता है थ्रेस। अभी मैंने आप लोगों को बताया ब्लैक सी के बारे में, तो ये है ब्लैक सी यानी कि काला सागर। इसे आप थोड़ा जूम करके देख सकते हैं। तुर्की के जस्ट ऊपर में है ब्लैक सी, ये जो आप देख रहे हैं ये है कैस्पियन सागर। और ये है भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस आईपीएस ऑफिसर को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह भी हाल ही में नियुक्त किया गया है वीएसके कौमुदी को। और वीएसके कौमुदी ये है कौन? तो ये आंध्र प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और यही बन गए हैं गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव। अब यदि हम बात करें गृह मंत्रालय की, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे गृह मंत्री कौन है? ये है अमित शाह जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? गुजरात का गांधीनगर। और इसी गांधीनगर से इन्होंने पिछले ही साल भारत की पहली बैटरी चालित सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया था। अच्छा, जो हमारे गृह मंत्री हैं ये तो हुए गृह मंत्री। गृह सचिव कौन है? तो ये है अजय कुमार भल्ला। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये यदि अजय कुमार भल्ला लिखा है तब तो ये हमारे गृह सचिव यानी कि होम सेक्रेटरी, लेकिन यदि केवल अजय कुमार लिखा है तब ये है हमारे रक्षा सचिव। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में जो अमित शाह जी हैं इनके निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साकेत कुमार को। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आईपीएस ऑफिसर की बात की ही जा रही है, तो ऑप्शन में मैंने उन आईपीएस ऑफिसर के नाम लिखे हैं जो कि चर्चे में रहे हैं। यदि हम बात करें आर श्रीरेखा की, तो ये कौन है? इन्हें भी हाल ही में केरल की पहली महिला डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो आर श्रीरेखा है ये केरल की पहली महिला
आईपीएस ऑफिसर भी रह चुकी हैं। यदि हम बात करें अर्पणा कुमार की, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली ये भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी है, जिसके लिए इन्हें तेनजिंग नोर्गे अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब यदि हम बात करें एम दीपिका की, तो आप लोगों ने दिशा एक्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा। दिशा एक्ट जो कि आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो देखिए, इसी दिशा एक्ट के कार्यान्वयन के लिए 2 महिला ऑफिसर की नियुक्ति की गई थी। एक तो है एम दीपिका जो कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं, दूसरी है डॉक्टर कृतिका शुक्ला जो कि एक आईएएस ऑफिसर हैं। इन दोनों की ही नियुक्ति की गई थी दिशा एक्ट को लागू करने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक ये किसे नियुक्त किया गया है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये भी हाल ही में बन गए हैं अश्विनी भाटिया, और अश्विनी भाटिया ये स्थान लेंगे पीके गुप्ता का। और अश्विनी भाटिया ये 31 मई 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। अब यदि हम बात करें एसबीआई की, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये है रजनीश कुमार। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में ब्रांच ओपन करने वाला भारत का पहला बैंक ये बना है एसबीआई ही। यहाँ से एक चीज और आप याद रख सकते हैं, आप लोगों ने योनो एसबीआई के बारे में जरूर सुना होगा। तो योनो एसबीआई की ब्रांड एम्बेसडर ये कौन है, तो ये है स्वप्ना बर्मन। अब यहाँ से 2 ऑप्शन और बच रहा है जो कि करंट से रिलेटेड है। तो देखिए, जो हाल ही में अश्विनी कुमार तिवारी है, ये हाल ही में एसबीआई कार्ड के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। जबकि जो पीसी कांतपाल है ये कौन है, तो ये भी हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 संक्रमण से मरने वाले निजी डॉक्टरों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर देने का निर्णय लिया है। तो ये फैसला भी हाल ही में लिया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए, पहले महाराष्ट्र में मतलब कि जो गवर्नमेंट डॉक्टर हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, उन्हें ही ये बीमा दिया जाता था। लेकिन अब ये ऐलान किया गया है कि जो प्राइवेट डॉक्टर होंगे उन्हें भी 50 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा, जो कि कोविड-19 संक्रमण से मतलब कि कोविड-19 संक्रमण के कारण जिनका निधन हो जाएगा उन्हें ये बीमा कवर दिया जाएगा। अब यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, तो आप मैप में देख सकते हैं इसकी लोकेशन। ये बॉर्डर शेयर कर रहा है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, और ये जो छोटा सा है ये है गोवा। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, तो ये है मुंबई। और मुंबई में ही स्थित है भारत का पहला तैरता हुआ बास्केटबॉल कोर्ट। ये स्थित है अरब सागर में, क्योंकि मुंबई ये साइड में मतलब कि इस साइड है मुंबई और इधर है अरब सागर। अरब सागर में ही भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री कौन है, तो ये हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें भी हाल ही में गोवा के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्ज दिया गया है, क्योंकि जो गोवा के राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, ये अब मेघालय के राज्यपाल बन गए हैं। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कुछ समय पहले ही बनाए गए हैं दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र से रिलेटेड आप और क्या याद रख सकते हैं, तो देखिए, हाल ही में जो प्रोजेक्ट प्लेटिना है, प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत विश्व की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल ये भी हाल ही में शुरू किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही जो शिव भोजन योजना है, जिसके अंतर्गत गरीबों को 10 रुपए में भरपेट भोजन प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो ये जो शिव भोजन योजना है ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ही पहल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किसे किया गया है, तो हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जैक्स कैलिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टालेकर यानी कि उपरोक्त सभी को ही शामिल किया गया है। यदि हम बात करें जैक्स कैलिस की, तो ये साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर रह चुके हैं। जहीर अब्बास ये बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से, जबकि जो लिसा स्टालेकर हैं ये पुणे में जन्मे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन है। इन तीनों को ही आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम, तो यदि हम बात करें आईसीसी की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर स्थित है दुबई यूएई में। इस साल का जो आईपीएल है ये यूएई में ही खेला जा रहा है। इसके जो सीईओ हैं ये कौन है, तो ये हैं मनु सहानी, और चेयरमैन का पदभार अब संभाल रहे हैं इमरान ख्वाजा। अब देखिए, यहाँ पर जो टर्म है आईसीसी हॉल ऑफ फेम, इसकी शुरुआत की गई थी 2009 से, मतलब कि पहली बार ये 2009 में सम्मानित किया गया था। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि भारत के कितने क्रिकेटर ऐसे हैं
जिन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है? तो देखिए ऐसे केवल 6 क्रिकेटर हैं। विशन सिंह बेदी, कपिल देव, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, और देखिए हाल ही में यानी कि 2019 में ही जो सचिन तेंदुलकर हैं, इन्हें आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में हाईवे बागान की निगरानी रखने के लिए हरित पथ मोबाइल एप्लीकेशन ये किसने लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है नितिन जयराम गडकरी जी के द्वारा। नितिन जयराम गडकरी जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे सड़क परिवहन और एमएसएमई मिनिस्टर हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर जिसे संतरा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और इस मोबाइल एप्लीकेशन को क्यों लॉन्च किया गया है? तो देखिए जो राजमार्ग है यानी कि हाईवे के किनारे वृक्षारोपण और ट्रांसप्लांटिंग की निगरानी रखने के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, जो कि डेवलप किया गया है NHAI के द्वारा, यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अब यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए जाने की बात की ही जा रही है, तो हाल ही में जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, इनके द्वारा मौसम मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर, तो इनके द्वारा भी हाल ही में पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। और जो प्रकाश जावड़ेकर है, इनके द्वारा एक बुक लॉन्च की गई है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अशोक के वैद्य द्वारा लिखित किताब जिसका नाम है गैस्ट्रिक कैंसर, ये किसने लॉन्च की है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च की गई है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। और ये जो किताब है ये कैंसर पर बेस्ड है। लिखी गई है अशोक के वैद्य के द्वारा, जो कि एक फेमस डॉक्टर हैं और उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए 2009 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। और इन्हीं के द्वारा ये किताब लिखी गई है। अब देखिए यहाँ से एक टर्म है कैंसर, क्योंकि ये जो किताब है ये कैंसर पर ही बेस्ड है। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड कैंसर डे ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। और इस बार जो वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया, इसकी थीम थी आई एम एंड आई विल, यानी कि मैं हूं और मैं रहूंगा। और जो ये थीम है ये 2019, 2020 और 2021 इन 3 साल के लिए फिक्स कर दी गई है। अब यहाँ से हम बुक की बात कर ही रहे हैं, तो हाल ही में जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है किताब लॉन्च की गई है। किताब का नाम है कोविड कथा बुक। प्रकाश जावड़ेकर जी, इनके द्वारा भी हाल ही में एक किताब लॉन्च की गई है जिसका नाम है कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग। लॉन्च की है प्रकाश जावड़ेकर जी ने, लेकिन ये लिखी गई है एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। अपने कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर इन्होंने ये किताब लिखी है। फिर अगला है अमित शाह जी, तो अमित शाह जी के द्वारा अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च की गई है कर्म योद्धा ग्रंथ, और ये नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर आधारित है। अगला है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द कर दिया है? तो कुल 44 ट्रेन बनाने का टेंडर रद्द किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा। और क्यों रद्द किया गया है? तो देखिए जब ये टेंडर निकाला गया था, तो इसके टेंडर में एक चीनी कंपनी है, इसके द्वारा भी बोली लगाई गई थी। तो चीनी कंपनी के द्वारा बोली लगाए जाने के कारण अब इस टेंडर को ही रद्द कर दिया गया है। मतलब कि ये टेंडर अब फिर से भरा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी तरह से कोई भी चाइनीज कंपनी इसमें पार्टिसिपेट ना कर सके, इसके लिए इंडियन रेलवे ने इस टेंडर को ही रद्द कर दिया है। अब यदि हम बात करें इंडियन रेलवे की, तो प्रेजेंट टाइम में हमारे जो रेल मंत्री हैं ये कौन है? पीयूष गोयल जी। ये है 44वें क्रम के रेल मंत्री। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री तो ये थे जॉन मथाई। अच्छा, यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो ये किया गया था 1950 में। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में भारत की पहली किसान रेल ये हाल ही में चलाई गई है नासिक के देवलाली से लेकर के बिहार के दानापुर तक, जिसे कि अभी हाल ही में पीयूष गोयल जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई गई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अब देखिए ये क्वेश्चन 15 या 20 दिन पुराना है, आप लोगों का रिवीजन हो सके इसलिए क्वेश्चन मैंने दोबारा से ऐड किया है। हाल ही में गुयाना के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं मार्क फिलिप्स। और देखिए मार्क फिलिप्स तो बने हैं पीएम, गुयाना के नए राष्ट्रपति भी बनाए गए हैं, इनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। तो ये हैं प्रेसिडेंट और मार्क फिलिप्स ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए यहाँ पास मैं गुयाना का मैप लगाना भूल गई हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को वर्ल्ड मैप में बता देती हूँ कि गुयाना है कहाँ।
ये जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है तो यहाँ पास है गुयाना। गुयाना की कैपिटल क्या है? तो ये है जॉर्ज टाउन और करेंसी है गुयानिज डॉलर। और यही कहना है प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं मार्क फिलिप्स। देखिए साउथ अमेरिका में स्थित है, तो मैंने आप लोगों को बताया है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका इन दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पनामा स्ट्रेट। साथ ही जो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है ये है लेक टिटिकाका, जो कि साउथ अमेरिका में ही स्थित है। और ये साउथ अमेरिका में पेरू और बोलीविया की बॉर्डर पर स्थित है। इसकी लंबाई है कुल 3811 मीटर और ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। तो ये आप याद रखेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड मैप वाले पोर्शन में हमने सभी इंपॉर्टेंट जलधाराओं को कवर कर लिया है और मैं आप सभी के कमेंट्स डेली ही रीड करती हूँ। तो कल मैंने कुछ कमेंट्स रीड किए। आप लोगों का ये कहना है कि मैम आपने सारे इंपॉर्टेंट जलधाराओं को कवर तो करवा दिया है, अब ये बता दीजिए कि ये जलधाराएं कहते किसे हैं, मतलब कि ये जलधाराएं होती क्या हैं। मतलब ये तो वही बात हो गई ना कि पूरी रामायण खत्म हो गई और लास्ट में आप पूछते हैं कि सीता किसकी बेटी थी। खैर कोई बात नहीं, इसका जवाब मैं आप लोगों को दे देती हूँ सिंपल लैंग्वेज में। वन लाइन में आप याद रखेंगे कि महासागरों में, ध्यान दीजिएगा क्योंकि सागर तो बहुत सारे होते हैं, महासागरों में एक निश्चित दिशा में जो जल का प्रवाह होता है यही कहलाता है महासागरी जलधारा। तो ये आप याद रख सकते हैं। और जलधाराएं दो तरह की होती हैं, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। तो जो गर्म जलधाराएं हैं उसका डायरेक्शन होता है ये जो दिख रहा है भूमध्य रेखा, इससे ध्रुवों की तरफ जो भी जलधाराएं जाएंगी ये कहलाएंगी गर्म जलधाराएं। और ठंडी जलधाराएं वे हैं जो कि ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आए, ऐसी जलधाराएं ठंडी जलधाराएं कहलाती हैं। अब यहाँ से बेसिक एक चीज और याद रखना है कि ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो भी जलधाराएं बहेंगी उसकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज और जो दक्षिणी गोलार्ध में बहेंगी इसकी डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। तो आज हम केवल जितने भी इंपॉर्टेंट जलधाराओं को पहले डिस्कस कर चुके हैं उनका रिवीजन करेंगे। कल से हम वर्ल्ड में जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है यानी कि जल संधियां हैं उन्हें कवर करेंगे। तो चलिए हम रिवाइज कर लेते हैं। यदि हम स्टार्ट करें अटलांटिक महासागर से जो कि एस आकार की आकृति में है, तो ये है इक्वेटर। उत्तरी गोलार्ध में यदि आप देखेंगे तो ये है उत्तरी विश्व जलधारा। अच्छा, यहाँ से आप एक और चीज याद रखेंगे, जो आप लोगों को रेड एरो दिख रहा है ये है गर्म जलधारा का साइन, जो ब्लू एरो दिख रहा है ये है ठंडी जलधारा का साइन। उत्तरी गोलार्ध में यदि आप देखेंगे अटलांटिक महासागर में तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा, लेब्राडोर जलधारा और कनारी जलधारा, तीन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी गोलार्ध में यदि आप देखेंगे तो फॉकलैंड जलधारा, ब्राजीलियन जलधारा और बेंगुला जलधारा, तीन यहाँ से। मतलब कि अटलांटिक महासागर में केवल 6 इंपॉर्टेंट जलधाराएं हैं। अब यदि हम बात करें इंडियन ओशन की यानी कि हिंद महासागर की तो केवल 2 ही इंपॉर्टेंट है, अगुलहास जलधारा और मोजेम्बिक जलधारा। अब यदि हम बात करें पैसिफिक ओशन की यानी कि प्रशांत महासागर की तो आयोशियो जलधारा, क्यूरोशियो जलधारा और कैलिफोर्निया जलधारा। और यदि आप दक्षिण वाले एरिया में देखेंगे तो पेरू या हम्बोल्ट जलधारा, 4 यहाँ से इंपॉर्टेंट है। तो 6, 4, 10 और 2, 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट जलधाराएं हैं। हालांकि इससे अधिक मैंने आप लोगों को 20 से अधिक जलधाराओं को कवर करवाया है, जिसमें कि 12 तो आप लोगों को याद होनी चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में किस राज्य ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। राइट आंसर था छत्तीसगढ़। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में राजेश कुमार को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर जो भी है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आपके जो भी फीडबैक हैं जो आप रोज देते हैं अपना फीडबैक इस वीडियो को लेकर के जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।